हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। यूजीआर मैम आपके सामने फिर से यहाँ पर है न्यू टॉपिक लेके। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी मैं आपके लिए 2 सेशन लेकर आ चुकी हूँ। पहला सेशन जहाँ पर मैंने आपको डाइवर्सिटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया, जहां पर हमने बात की थी डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, दी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 किंगडम गिवन बाय कार्लस लिनियस, 3 किंगडम गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल, 4 किंगडम बाय दी कॉपलैंड एंड दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, जिसे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के साथ साथ प्लांट किंगडम भी कंप्लीट करवा दिया है। मैंने आप लोगों को ड्रॉबैक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया है, जिसमें मैंने वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड सेशन। तो फर्स्ट सेशन वाज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सेकंड सेशन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है प्लांट किंगडम। होप आपने दोनों सेशन देखे हो, आपको सेशन पसंद आए हुए हो। और थर्ड सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दैट इज एनिमल किंगडम। ओके, एनिमल किंगडम करने के बाद अपन इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। सो विल स्टार्ट विद दिस सेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम यूजीआर ऋषि गौर राठौर. I am BSc MSc CSI and JRF qualified in life sciences. I had scored 25th rank all over India. Then हम नीट बायो की बात करें तो आई एम अ नीट बायो एक्सपर्ट। मैं पिछले 7.5 साल हो चुके हैं, अब तो एक्चुअली 8 years कंप्लीट होने वाले हैं। मैं 7+ years से बच्चों को बायो पढ़ा रही हूँ और नीट के बच्चों को पढ़ाती हूँ, जिनको तैयारी करनी होती है, जिन्हें क्रैक करना होता है, मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस लेना होता है। तो आई एम दैट। यहाँ पर बात करें, मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ फैकल्टी फ्रॉम कोटा। मेरा बर्थ प्लेस भी कोटा ही है। मैं शिक्षा नगरी कोटा से बिलोंग करती हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया हुआ है। पिछले 2 साल से मैं ऑनलाइन टीचिंग में भी पढ़ा रही हूँ। आई एम एसोसिएटेड विद अन अकेडमी ऑल्सो। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको याद रखना है मेरे टेलीग्राम चैनल को, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आप मुझसे वहां जुड़ सकते हैं। टाइम बाय टाइम मैं ऐसे सेशंस आपके लिए लाती रहूंगी। मैं सब बच्चों का ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। मैं 10th के बच्चों के लिए भी सेशंस लेकर आ रही हूँ, वैसे मैं 11th के बच्चों के लिए भी सेशंस लेकर आती हूँ, एंड इवन 12th के बच्चों के लिए भी। मैं 12th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर वहां पे पढ़ा रही हूँ। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको हर वीडियो का यहाँ पर लिंक चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, मुझसे डायरेक्ट क्वेरी करनी हो, क्वेश्चंस पूछने हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आगे बात करें, हमें टॉपिक शुरू करना है। जैसे मैंने आपको बताया एनिमल किंगडम, हमने इससे पहले प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर स्टैंड करेगा, दैट इज व्हाट इज एन एनिमल। एनिमल टर्म आप किसके लिए यूज करते हैं? तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एनिमल्स के बारे में। आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से, मतलब मैम बोल रही है अकॉर्डिंग टू दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो सारे ऑर्गेनिजम्स, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या कर सकते हो, लोकोमोशन कर सकते हो, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर रखें। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम कहाँ पर, होलोजोइक भी हो सकता है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मौजूद है। तो हम एक वर्ड के लिए लिख सकते हैं, दे हैव द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनिमल की कैटेगरी में रखा जाता है। जो किंगडम एनिमेलिया है, वो यहाँ पर डिवाइड किया जाता है 2 सब ग्रुप्स के अंदर। द फर्स्ट वन आर द इनवर्टिब्रेट्स एंड द सेकेंड आर द वर्टिब्रेट्स। तो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे अबाउट द टर्म इनवर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेट्स। ये ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो जैसे कि हमने ग्रुपिंग एनिमल्स की 2 कैटेगरी में की है, तो एनिमलिया के अंदर हम इन सब ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने वाले। मैंने आपको एक बात और क्लियर की थी आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में, कि जो ऑर्गन, जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप कह सकते हो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
अगर हमें स्टडी करना हो, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से स्टडी करने हो तो उनके लिए एनिमल्स आर द बेस्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफाइड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। मतलब मैम कहना चाह रही है कि हमने शुरू किया है लेवल फ्रॉम द सेल, सेल ग्रुप टू फॉर्म टिश्यू। तो टिश्यू क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन सिमिलर होता हो। टिश्यू की ग्रुपिंग से ऑर्गन फॉर्म होते हैं। हमारी बॉडी की बात करें, ह्यूमंस का एग्जांपल लें तो वी हैव लिवर देयर, करेक्ट, वी हैव लिवर देयर, एपिथेलियल टिश्यू, डिफरेंट तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज आर देयर, मतलब और कनेक्टिव टिश्यूज आर देयर, बोन इज देयर, ब्लड इज देयर, लिगामेंट, टेंडन, बहुत सारे टर्म्स हम वहां पर यूज करते हैं। ये सब मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, लाइक लिवर, लंग एंड हार्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स वी हैव। और ये सब मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। दैट मीन्स वी हैव द एलिमेंट्री कैनाल, तो दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। वी हैव द रेस्पिरेटरी ट्रैक, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन सब के फॉर्मेशन से अल्टीमेटली देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ अ इंडिविजुअल जिसके पास ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद हो। पर क्या जरूरी है हर एनिमल के पास ऑर्गन मौजूद हो, ऑर्गन सिस्टम मौजूद हो? दैट्स नॉट नेसेसरी, नॉट एट ऑल नेसेसरी। मैं भी आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी सबके बारे में। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना इन्वर्टिब्रेट्स से। तो सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स होते कौन है? सो इन्वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन मौजूद नहीं होती है। सो दे लैक अ बैकबोन। तो मतलब इनकी बॉडी हमारी तरह स्ट्रेट नहीं होती, पीछे वर्टिबल कॉलम नहीं है, वर्टिब्रेटा नहीं मौजूद है, मतलब यहाँ पर नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है। और अर्थ पर मौजूद 98% ऑफ एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो अगर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को कंपेयर किया जाए, ज्यादा डाइवर्सिटीज आपको कहां पर अवेलेबल होगी? इनवर्टिब्रेटा में अवेलेबल होगी। अर्थपोड जिसे लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है, इंसेक्टा, ये सारे के सारे कहां से बिलोंग करते हैं? दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स इन नेचर, लाइक worms, snails, cockroach, insects, other insects जो है यहाँ पे स्कॉर्पियन दे रखा है, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स फ्रॉम द इन्वर्टिब्रेटा। इन्वर्टिब्रेट्स को और डिटेल में स्टडी करते हुए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बोला ओनली अबाउट 2% ऑफ ऑल एनिमल्स आर वर्टिब्रेट। अगर हम कंपेयर करें वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स को, पहले अपन इन्हें स्पेसिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। सो अगर इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को कंपेयर करें, जैसे मैंने आपको बोला था 98% आर इन्वर्टिब्रेट, तो ये जो बचे हुए 2% है, ये कौन मौजूद है अर्थ पर? दे आर वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम मौजूद होता है, ठीक है। और यहाँ पर दे बिलोंग्स फ्रॉम द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मीन्स दे हैव द नर्व कॉर्ड, दे हैव द नोटोकॉर्ड। तो जिनके अंदर नर्व कॉर्ड मिलती है, जिनके पास नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, नोटोकॉर्ड, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स टर्म ये कॉर्ड से आया है, क्लियर। इसी को आगे हम कंटिन्यू करें तो आपको याद रखना है वर्टिब्रेट्स में हम इंक्लूड करेंगे फिशेस को, स्पाइसेस कहा जाता है, एम्फीबियंस को, ओके, सो दे आर नोन एज एम्फीबियंस। देन वी विल इंक्लूड रेप्टाइल, बर्ड एंड द लास्ट विल बी द मैमल, इन्हें काउंट किया जाएगा। शॉर्ट में इन्हें परम के नाम से याद रखा जा सकता है, ठीक है। एव्स को, बर्ड्स को यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट ना करके किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, इन्हें एव्स कहा जाता है। तो इसको आप परम से, यहाँ पे परमात्मा, वैसे आप परम से याद रख सकते हैं इसे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय द एनिमल। सो एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले सेलुलर लेवल। तो आपको याद रखना है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द क्या, हम सारे एनिमल्स की बात कर सकते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर इन नेचर। ये नेचर में मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल आपस में जुड़कर टिश्यू का फॉर्मेशन ना करे, ये हो सकता है, बट दे हैव मोर देन 2 cells और 1 cell in their body। इनकी केस की बात की जाए, 2 और मोर सेल इनमें मिलते हैं। यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया बच्चे? इनके पास वेल डिफाइंड सेल मिलता है, ऐसा सेल जहां पर न्यूक्लियस मौजूद हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो, अंदर वहां पर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस मौजूद हो, साथ ही साथ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल जैसे कि राइबोसोम, सब अवेलेबल होता हो। इनके पास प्लांट्स की तरह या फंजाई की तरह या बैक्टीरिया की तरह सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, सो दे लैक अ सेल वॉल। तो एनिमल्स के केस में
आउटर मोस्ट कवर क्या हो जाता है, दैट विल बी दी सेल मेम्ब्रेन. सो वहां पर आउटर मोस्ट विल बी दी सेल मेम्ब्रेन. एनिमल्स की बात करें, सो दे हैव अ पीरियड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ज्यादातर जो एनिमल्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर वहां पर है तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के बाद वहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है. एनिमल्स नेचर में कंज्यूमर होते हैं, इसका मतलब ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. वैसे भी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर. ये मूव कर सकते हैं, मतलब ये लोकोमोटेट कर सकते हैं, ये मोबाइल होते हैं. और इनके पास वो टिश्यू जो इन्हें प्लांट से अलग बनाते हैं, दैट इज दे हैव मसल्स एंड दे हैव नर्व्स टिश्यूज. मसल्स होने की वजह से ये लोकोमोटेट कर पाते हैं, और नर्व टिश्यूज होने की वजह से आसपास होने वाले चेंजेस, आसपास जो स्टिमुलस जनरेट होता है, ये उससे वहां पे भाप पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, उसके लिए रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. सो कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज बॉडी में हो रहा हो तो एनिमल्स को वो पता होता है. एनिमल्स की बात करें, सो दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब इनकी लाइफ साइकिल पूरी की बात करें तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स आर मोर. सिर्फ हेप्लॉयड की बात करें तो वो गैमीट्स होते हैं, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर हेप्लॉयड अवेलेबल नहीं होंगे. ओके, चलिए और पॉइंट की बात की जाए, सारे के सारे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ. एनिमल्स के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर बना हुआ है. सेल आपस में जुड़कर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म. और वो नेचर में कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे. तो सब नेचर में कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड होते हैं. एनिमल्स की बॉडी में सेल मौजूद है, सेल आपस में जुड़कर टिश्यू की लेयर बनाते हैं, एंड देन दे विल बी हैविंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम. एनिमल्स के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें सेक्स सेल्स कहा जाता है. हमारे पास तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी मौजूद है जिन्हें गोनाड्स कहा जाता है. मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड इज देयर, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था. ये सेक्स सेल्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. व्हाट इज मियोसिस, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, मैंने आपको सेल डिवीजन में पढ़ाया है. और रिडक्शनल डिवीजन से वहां पर हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. सो अगर एक एनिमल की लाइफ साइकिल की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ हेप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड सेल. एग्जांपल आपको बताती हूँ, यहाँ पे साइकिल दे रखी है, तो दिस इज दी लाइफ साइकिल जो यहाँ पर गिवन है. और इस लाइफ साइकिल की बात करें, एक एडल्ट, यहाँ पर एडल्ट के अंदर सेल्स मौजूद है, मैंने आपको बोला जिन्हें सेक्स सेल्स कहा जाएगा. इन सेक्स सेल्स के पास प्रॉपर्टी होती है क्या करने की, इनके पास प्रॉपर्टी होती है डिवाइड करने की, नए सेल्स फॉर्म करने की, बाय द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस मियोसिस. रिडक्शनल डिवीजन, डिप्लॉयड सेल से यहाँ पर देखने को मिलेगा हेप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन. इस प्रोसेस को यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, कौन से गैमीट्स, मेल गैमीट जिसे यहाँ पे स्पर्म बोला जा रहा है, एंड फीमेल गैमीट जिसे एग बोला जाता है. एंड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट यहाँ पर फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से अल्टीमेटली देयर विल बी एन एडल्ट फॉर्मेशन, फीटस, एंड देन देयर विल बी एन एडल्ट फॉर्मेशन. ये स्ट्रक्चर नेचर में कैसे हो जाएंगे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर नेचर में डिप्लॉयड हो जाएंगे. एम आई क्लियर. तो इसका मतलब इनकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड और हेप्लॉयड सेल दोनों देखने को मिलते हैं, पर मोस्ट डोमिनेंटली डिप्लॉयड सेल्स आर फाउंड हियर. नेक्स्ट चलते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर है दी बॉडी प्लेन और सिमेट्री जिसे कहा जाता है. अगर सिमेट्री की बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक सिमेट्री मिलती है उन्हें सिमेट्रिकल कहा जाता है, और जिनकी बॉडी में एक ऑर्डरली बॉडी प्लेन अवेलेबल नहीं होता है उन्हें असिमेट्रिकल कहा जाता है. यहाँ पर एग्जाम्पल भी गिवन है अबाउट द असिमेट्रिकल ऑर्गन ऑर्गेनिज्म, दैट इज स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, सबसे लोअर एनिमल्स की कैटेगरी इन्हें बोला जाता है. और स्पॉन्जेस के केस में सिमेट्री, बॉडी प्लेन को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उन ऑर्गेनिजम्स को असिमेट्रिकल कहा जाता है. जिनके पास सिमेट्री मौजूद है
तो सिमेट्री की कैटेगरी में देयर आर टू टाइप ऑफ सिमेट्री। सिंपल ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं मिलते, उनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है? रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब व्हाट आर, ये असिमेट्रिकल है, आप इनको कहीं पर भी डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर ये स्पॉन्जेस, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये यहाँ पर स्पॉन्जेस बनाए हुए हैं, ओके, पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये है यहाँ पर स्टारफिश, जिसकी बॉडी आप इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन पे डिवाइड कर सकते हो। वर्टिकल प्लेन यूज कर सकते हो, डायगोनल प्लेन यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन यूज कर सकते हो, कहीं से भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। कोई स्पेसिफिक अरेंज इन अ सर्कल अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, ये हो गया सेंट्रल पॉइंट, और इसके अराउंड यहाँ पे बॉडी क्या है, अरेंज्ड है, तो इक्वल हाफ में डिवाइड की जा सकती है। बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे कि हमारी बात करें, हमारे पास भी बाइलेटरल सिमेट्री ही एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, बट ऑन अ सिंगल प्लेन। तो यहाँ पर डिवीजन किस पर रहेगा, एक सिंगल प्लेन पर डिवीजन रहेगा। मतलब एक बार में या तो आप वर्टिकल डिवाइड करो या हॉरिजॉन्टल डिवाइड करो सिंगल प्लेन पर, इसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। टू इक्वल हाफ्स में बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ हमें एक्सेप्शन याद रखने, जैसे हम अभी बात करेंगे इकाइनोडर्मेट्स के बारे में। सो इकाइनोडर्मेटा के केस के अंदर जो लार्वल स्टेज होता है, जो यंगर स्टेजेस होती है, वहां पर तो एग्जिस्ट करती है बाइलेटरल सिमेट्री। क्या एग्जिस्ट करती है, बाइलेटरल सिमेट्री। जबकि वो लार्वल, अगर जब बात की जाए वो ये बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, तो इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटास के अंदर रेडियल सिमेट्री अवेलेबल होती है। सो एक ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सिमेट्री अवेलेबल है, उसके यंगर स्टेज के अंदर तो मौजूद है बाइलेटरल सिमेट्री, और बाद में मौजूद होती है एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिन्हें हमें याद रखना है। जब मैं इकाइनोडर्मेट्स अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, वहां पर वापस उसे डिस्कस करवा दूंगी। आगे बढ़ा जाए, ओके। द गट इन द गट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, अगला पॉइंट हम यहाँ पे बात करें। सो गट बोला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक को, पर हर ऑर्गेनिज्म के केस में हम डाइजेस्टिव ट्रैक यूज नहीं कर सकते हैं, हम सिंपल गट यूज कर लेते हैं, जहां से बॉडी के अंदर फूड को इनगल्फ कर बॉडी में फूड को डाइजेस्ट कहा जाएगा। तो गट वो जगह जहां पर बॉडी में फूड का क्या होता हो, डाइजेशन होता हो, ठीक है। और एनिमल्स जिनके पास गट मौजूद नहीं होती है, तो एग्जाम्पल इसमें फिर से कौन आ जाएंगे, पॉरीफेरा, जिनके पास गट मौजूद नहीं होती है। फूड इनकी बॉडी के अंदर कहाँ डाइजेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट, सेल में डाइजेस्ट होता है, ओके। सो देयर इज अ बॉडी कैविटी, यहाँ पे बॉडी कैविटी बनी हुई है, एंड देयर इज अ गट देयर, तो दिस इज द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी स्पेसेस जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। सो कॉम्प्लेक्स एनिमल डू हैव अ बॉडी कैविटी दैट होल्ड्स द गट। और बॉडी कैविटी किधर ओपन होती है, एन ओपन स्पेस जहां पे ऑर्गन मौजूद होते हैं, जहां पे ऑर्गन ग्रो करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये मान के चलो हमारे पास एक गट है, और उसके बाद फिर हमारी बॉडी की पूरी बॉडी लाइनिंग मौजूद है, ठीक है। जहां पर हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में क्या मौजूद है, ऑर्गन्स मौजूद है, पर हर ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट हुआ, बात समझ में आई। जैसे हम प्लानेरिया की बात करें, अर्थवॉर्म की बात करें, अडवॉर्म के बाद भी कंप्लीट गट मौजूद होती है, बट लोअर ऑर्गेनिजम्स के पास, जैसे हम पॉरीफेरा की बात करें, हम सेलेंट्रेट्स की बात करेंगे, वहां पर ये अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को और भी टर्म यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला जिनकी बॉडी एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो लेयर की बनी हुई हो, उन्हें क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर कौन हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, ओके। इनकी बॉडी में दो लाइनिंग मौजूद है, कौन कौन सी, वन इज द एक्टोडर्म, बाहर वाली लेयर, और अंदर वाली को कहा जाता है एंडोडर्म। और ऑर्गेनिजम्स नेचर में कैसे हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में थ्री लाइनिंग्स आर अवेलेबल देयर। आउटरमोस्ट एक्टोडर्म होती है, देन वी हैव द मिडल वन दैट इज द मेसोडर्म, और फिर इंटरनल जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म। तो थ्री लेयर्स आर फाउंड देयर, 1 2 and 3 layers are found there. हायर ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हम एक एक करके सबके एग्जांपल्स लेते हुए चलेंगे।
जब उनको डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर बात कर लेंगे कि उनकी बॉडी की बात करें तो वो डिप्लोप्लास्टिक या ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। सीलोम, बॉडी की कैविटी को क्या वर्ड यूज किया जाता है? सीलोम बोला जाता है। तो जिनके पास सीलोम मौजूद है उन्हें कहा जाएगा सीलोमेट्स, जिनके पास सीलोम मौजूद नहीं है उन्हें असीलोमेट्स कहा जाएगा, जैसे कि स्पॉन्जेस। और जिनके पास सीलोम मौजूद है बट मीजोडर्मल ओरिजिन का है उन्हें सूडोसीलोमेट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सूडोसीलोमेट्स कहा जाएगा। मैं अभी टॉपिक पढ़ाते हुए डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि सूडोसीलोमेट्स, सीलोमेट्स एंड असीलोमेट्स कौन से होते हैं। ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करें, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शन को वहां पर क्या कर पाते हैं? परफॉर्म कर पाते हैं, और फंक्शन के बेसिस पर ही ऑर्गन सिस्टम बोले जाते हैं। जैसे हमारे पास मौजूद है स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डिफरेंट सिस्टम्स आर फॉर्म बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। हम शुरू करेंगे फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स है, एनिमेलिया है, इन्हें हम ग्रुप कर सकते हैं 10 ग्रुप्स के अंदर। मैंने आपको क्या बताया? इनको 10 ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है। विल स्टार्ट विद द पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोड्स, एस्कीहेल्मिन्थीज भी कहते हैं निमेटोड्स को। देन वी हैव द एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स आर देयर। सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पे पढ़ना पॉरीफेरा के बारे में। ये लोवेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो व्हाट आर पॉरीफेरा? पॉरीफेरा आर द लोवेस्ट ऑर्गेनिजम्स। पहला पॉइंट इनके बारे में, ये एक्विटिक होते हैं, ठीक है। तो दे आर एक्विटिक इन नेचर। जैसे अपन पढ़कर आ रहे हैं प्लांट से, उधर से लोअर ऑर्गेनिज्म ज्यादातर नेचर में एक्विटिक होते हैं क्योंकि इनके पास मेजर सिस्टम मौजूद नहीं है टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर सर्वाइव करने के लिए। तो ये एक्विटिक होते हैं। ये नेचर में नॉन मोटाइल होते हैं। स्पॉन्जेस इनका एग्जाम्पल है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जेस भी कहा जाता है इन्हें। इनके एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, साइकिन के बारे में हम बात करेंगे। इनकी बॉडी किसी ना किसी सॉलिड सपोर्ट पर अटैच मिलती है। नॉन मोटाइल होते हैं तो कहीं ना कहीं पर किसी स्टोन पर बात कर लो या कहीं पर भी किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही अटैच रहेंगे। इनकी बॉडी अगर इनकी बात करें तो ये नेचर में मल्टी सेल्यूलर होते हैं, पर मल्टी सेल्यूलर होने के साथ साथ इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब सेल आपस में जुड़कर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन तो कर रहे हैं बट वो टिश्यू लेवल पर नहीं जा रहा। मतलब टिश्यू किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर के हो, फंक्शन परफॉर्म करते हो, सेम ओरिजिन के हो। इनके पास ऐसा नहीं होता। तो इनकी पूरी बॉडी में क्या एग्जिस्ट करते हैं? पूरी बॉडी में पोर एग्जिस्ट करते हैं जो यहाँ पर कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। किसका सिस्टम का फॉर्मेशन? कैनाल सिस्टम का। तो बाहर से वाटर यहाँ पर एंटर हो पाता है और उस वाटर को बाहर रिमूव करने के लिए एक सिंगल पोर मौजूद है जिसे ओक्यूलम कहा जाता है यहाँ पे। सो यहाँ पर कैनाल सिस्टम मौजूद है। उस कैनाल सिस्टम के थ्रू ही इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे अलग अलग सिस्टम नहीं है। कैनाल सिस्टम की वजह से ही यहाँ पर क्या हो पाता है? वाटर सर्कुलेट हो पाता है, और वाटर सर्कुलेट होगा तो यहाँ पर स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं। वो सेल्स यहाँ पर क्या करेंगे? फूड और ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम करेंगे। क्यों? इनके पास कोई हार्ड आउटर स्केलेटन नहीं होता, इनके पास कोई स्पेशलाइज सेल्स मौजूद नहीं होते। सो दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, आपस में जुड़कर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते। तो इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज अवेलेबल नहीं होते। एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्पॉन्जिला, साइकिन इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ये नेचर में मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके अंदर सिमेट्री नहीं होती है, तो ये नेचर में असिमेट्रिकल होते हैं। सो दे आर असिमेट्रिकल इन नेचर, इनमें कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती है। इनमें सीलोम भी नहीं होता, बॉडी कैविटी भी नहीं होती है, इसलिए इनको असीलोमेट कहा जाता है। तो दे डोंट हैव अ सीलोम, सो दे आर नोन एज द असीलोमेट्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज है अबाउट द पॉरीफेरा। ओके, आगे हम बात करते हैं सिलेंट्रेट्स की, फिर हम इनको आपस में यहाँ पर कंपेयर भी करेंगे।
सिलेंट्रेट्स भी नेचर में कैसे होते हैं, एक्विटिक होते हैं। और सिलेंट्रेट्स वो है जहां से हम शुरू करेंगे कि दे हैव अ बॉडी कैविटी, इनके पास अगर सीलोम की बात की जाए तो कंप्लीट, यहाँ पर आप यूं कह सकते हो कंप्लीट सीलोम की प्रेजेंस यहाँ पर भी उतनी अच्छे से देखी नहीं जाएगी। क्लियर हुआ? इनकी बॉडी दो लेयर के अंदर डिवाइडेड होती है, सो दे हैव एन आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर। इसका मतलब ये भी नेचर में कैसे हो गए, डिप्लोब्लास्टिक हो गए। ये असीलोमेट्स होते हैं बेटा, लगा लेना यहाँ पे। देयर इज नो स्पेसिफिक कैविटी इन देयर बॉडी। ये नेचर में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं नेचर के अंदर, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ये असीलोमेट्स होते हैं, नो सच कैविटी इज फाउंड इन देयर बॉडी। नेचर में डिप्लोब्लास्टिक। आउटर लेयर जिसे क्या कहा जाता है, आउटर लेयर को कहा जाता है एक्सोडर्मल लेयर, इनके पास वो मिलेगी। and they have the endoderm there, so only 2 layers are found there, okay, exo and endo, mesoderm available नहीं है। ये कोशिश करते हैं कहाँ रहने की, कॉलोनीज में रहने की, और कुछ यहाँ पर सिंगल भी मिल सकते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल कोरल्स, जो कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनेमन, ये सब किसके एग्जांपल्स है। दे कैन बी पैरासाइट्स आल्सो, कॉलोनीज में रहते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। सो इनके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है, इनकी बॉडी में कोई कैविटी मौजूद नहीं है। हाइड्रा के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, किसका फॉर्मेशन होता है, बड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है थ्रू दी बड फॉर्मेशन, बडिंग इनके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर पॉइंट? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेंट्रेट्स के बारे में मैंने आपको बताया। सिलेंट्रेट्स के अंदर सीलोम मौजूद नहीं होता, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आउटर एंड इनर लेयर एक्सोडर्म एंड एंडोडर्म इज फाउंड। ये कॉलोनीज में रहते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। इनके एग्जांपल्स की हमने बात की। इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा के अंदर बड के फॉर्मेशन से देखा जाएगा। जेलीफिश वगैरह की बात करें तो दे कैन आल्सो डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, थर्ड हमारे पास मौजूद है, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीस। और प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में बात की जाए, इनकी बॉडी चपटी होती है, फ्लैट होती है। सो देयर बॉडी इज फ्लैट, जिसमें मौजूद होती है सिमेट्री, दे आर बायलेटरल सिमेट्री। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कैसी मिलेगी, सिमेट्री यहाँ पर अवेलेबल होती है, दैट इज दी बायलेटरल सिमेट्री। अगर इनसे पहले ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए सिमेट्री के बारे में, तो सिलेंट्रेट्स के अंदर सिमेट्री मौजूद है। और यहाँ पर कैसी सिमेट्री मिलेगी, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड देयर। तो व्हाट सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड। नेक्स्ट चलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में। इन्हें फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। इनके पास बायलेटरल सिमेट्री अवेलेबल होती है, 2 इक्वल हाफ्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है। आगे बात करें, दैट इज दे कैन बी डिवाइडेड इनटू बोथ लेफ्ट एंड राइट हाफ, इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। इनकी बॉडी में 3 लेयर मौजूद होती है, इस वजह से इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। इनकी बॉडी में ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, तो ये भी नेचर में कैसे हो जाएंगे, असीलोमेट्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं नेचर में, असीलोमेट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो दे डोंट हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। ये पैरासाइट्स हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं। हमने प्लेनेरिया का केस पढ़ रखा है, यहाँ पर देखने को मिलता है रीजनरेशन। प्लेनेरिया के केस के अंदर बॉडी कैन बी डिवाइडिंग इनटू इक्वल हाफ्स और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लिवर फ्लूक हमारे लिवर में मिलने वाले, तो दे कैन बी एंडोपैरासाइट्स। तो ये नेचर में कैसे है, एंडोपैरासाइट इन नेचर। टेपवर्म इज आल्सो अ पैरासाइट, हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर पैरासाइटिक इन नेचर। तो हमने किसके बारे में बात की, प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थीस। हम आखिरी में क्या करेंगे, इन सब के बीच में कंपैरिजन भी कर लेंगे। ओके, यहाँ पर देखो, तो मैंने आपको फ्लैटवर्म्स के बारे में बताया, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम फ्लैटवर्म्स के बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में यहाँ पर और कंक्लूड कर लेते हैं। प्लेनेरिया फाइलम क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। इन्हें फ्लैटवर्म कहा जाता है। ये सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं। अगर बात करें, कंपेयर करें इनके आगे वालों से, पीछे वालों से नहीं कर रहे, इनको आगे वालों से कंपेयर करें, तो ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। इसके पहले वालों के पास बायलेटरल सिमेट्री नहीं मिलती है। इकाइनोडर्मेटा को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो आगे आएगा, बट इकाइनोडर्मेटा के केस के अंदर बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री दोनों मिलती है।
इनके पास सैक लाइक गट मिलती है पर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है, तो ये भी नेचर में कैसे हो गए, असीलोमेट होते हैं। एम आई क्लियर? ओके, यहाँ पे बात की जाए, इनके पास मौजूद होता है, इसके पास जो गट है वो कैसी होती है, सैक लाइक गट होती है। प्लेनेरिया डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स को सिक्रीट करता है आउट ऑफ द बॉडी ऑन टू देयर फूड, और अल्टीमेटली वहां पे फूड पार्टिकल्स को सक करता है इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज द फेरिंग्स। तो इनको जो फूड पार्टिकल्स है, ज्यादा यूं मतलब यूं बात करो कि ये अपनी बॉडी से बाहर एंजाइमेटिक सिक्रीशन करते हैं, फूड को थोड़ा सिंपल पार्टिकल में ब्रेक कर लेंगे एंड देन न्यूट्रिएंट्स को वहां से क्या करेंगे, गेन करेंगे। कहां पर गेन करेंगे, फेरिंग्स के अंदर, और आगे डाइजेशन देखा जाएगा इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कहां पर डाइजेशन परफॉर्म होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है राउंडवॉर्म। राउंडवॉर्म बिलोंग करते हैं फ्रॉम द फाइलम निमेटोड, दे बिलोंग फ्रॉम द फाइलम निमेटोड, जिन्हें राउंडवॉर्म कहा जा रहा है। ये सिंपलेस्ट एनिमल होते हैं विद द कंप्लीट गट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास कंप्लीट गट मौजूद होती है। क्लियर? जो कहां से रन करती है, रन फ्रॉम द माउथ टू द एनस, माउथ से शुरू होगी गोइंग टूवर्ड्स द एनस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट देम। तो इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए बात की जाए, सो दे हैव अ सिलेंड्रिकल बॉडी, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। निमेटोड्स को मैंने आपको बताया क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एस्की हेलमेंथीस, क्या कहा जाता है इनको, एस्की हेलमेंथीस कहा जाता है। तो ये राउंड वॉर्म्स के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, राउंड वॉर्म्स को हम यहाँ पे बाद में स्टडी करेंगे, मैंने छोटा सा यहाँ पे बता दिया, इसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेमेटोड्स कहा जाता है, एस्की हेलमेंथीस कहा जाता है, और यहाँ पे राउंड वॉर्म्स कहा जाता है इन्हें। ओके, नेमेटोड्स, नेमेटोडा, तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, बायलेटरल सिमेट्री मिलती है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है। ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब है बेटा, इनके कहीं ना कहीं पर सूडोसिलोमेट्स होते हैं। ये नेचर में कैसे होते हैं, दे आर सूडोसिलोमेट्स। इनकी बॉडी में जो कैविटी होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन की नहीं मिलती है, तो कैविटी इज नॉट ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। इनके पास टिश्यू तो मिलते हैं, दे हैव टिश्यू इन देयर बॉडी बट नॉट अ ऑर्गन। तो यहां से हम बात कर रहे हैं किसकी, वैसे अल्टीमेटली पीछे से शुरू हो चुका है, दे ऑल्सो हैव दी टिश्यूज इन देयर बॉडी, प्लेटफॉर्म्स के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज में मौजूद होते हैं, तो दे ऑल्सो हैव टिश्यू इन देयर बॉडी, बट ऑर्गन का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये नेचर में पैरासाइट्स होते हैं, तो लाइक द फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स, और ऑल्सो ये नाम याद रखना, राउंडवर्म, फ्लैटवर्म ज्यादा इससे जाना जाता है। तो विशनेरिया डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, स्कैरिक्सिस, राउंडवर्म, पिनवर्म, ये हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं, दे आर डिजीज कॉजिंग। तो नेमेटोड्स वहां पर क्या करते हैं, दे आर पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, एक्सोपैरासाइट्स एंड कॉजेज डिजीज इन दी बॉडी। एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सीलो एनालिट्स की बात करें, एंड बहुत इंपॉर्टेंट, ये वो है जिनके पास मौजूद होगी ट्रू बॉडी कैविटी। सो दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, जिसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे, सीलोमेट्स हो जाएंगे। ठीक है, इनका कंप्लीट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स को यहाँ पर देखा जाएगा, सिस्टम नहीं मिलेंगे, ऑर्गन्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो डिफरेंशिएटेड इनटू द ऑर्गन, अर्थवॉर्म के पास माउथ मिलेगा, अर्थवॉर्म के पास मेल जेनाइटल पोर मिलेगा, फीमेल जेनाइटल पोर मिलेगा, सीटा मिलेगा, एक्सोस्केलेटन यहाँ पे अवेलेबल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास क्या होता है, इनके पास काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन द केस ऑफ द एनालिड्स। बेसिक पॉइंट, इनकी बॉडी में बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है, और ये नेचर में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्सोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों मिलते हैं। सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, इनके केस में बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा लेना, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडीज पर ऐसे सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दिख रहे हैं सेगमेंट्स, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है ना, सीटे मौजूद होते हैं, सेगमेंटेशंस मौजूद होते हैं, एक्सोस्केलेटन, काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है। ये पानी में भी मिल सकते हैं, वाटर पर भी मिल सकते हैं, एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, नेविस एंड लीच। अर्थवॉर्म का क्या कहना, अगर इनके बारे में बात की जाए
तो अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थीज नेचर में हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज याद रखना है, प्लेटीहेल्मिन्थीज नेचर में हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट्स का मतलब क्या हुआ, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन डिफरेंशिएट नहीं किए जा सकते, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन, मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करने वाला सिंगल स्ट्रक्चर वहां पर मौजूद है। जबकि हम एनालिड्स के बारे में बात करें, यहाँ पर सेक्स डिफरेंट हो जाएंगे, मेल अर्थवॉर्म एंड फीमेल अर्थवॉर्म, तो हम यहाँ पे टर्म यूज कर पाएंगे मेल अर्थवॉर्म एंड फीमेल अर्थवॉर्म। इसका मतलब इनके अंदर जो सेक्स होते हैं वो डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, मेल अर्थवॉर्म एंड फीमेल अर्थवॉर्म इज देयर। प्लेटीहेल्मिन्थीज के केस में ऐसा नहीं देखा जाता, मैंने अभी आपको बताया, वो नेचर में हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर आर फाउंड इन दी सेम। जैसे हम प्लांट्स में बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों फ्लावर में एंथर और एंथर वाला जो पार्ट है, मतलब मेल ऑर्गन जो है, एंड्रोशियम जो है वो भी मिलेगा और गाइनोशियम भी मिलेगा। जबकि यूनिसेक्सुअल प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल विल बी हैविंग अ डिफरेंट प्लांट्स देयर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट फाइलम की। और लार्जेस्ट फाइलम किसको बोला जाता है, लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है आर्थ्रोपोड्स को। आर्थ्रोपोड्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे एनालिड्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। मैंने बच्चों बार बार बोला इसको स्टार मार्क कर लेना, इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, मतलब इनकी बॉडी पे बार एक्सोस्केलेटन, काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है, प्लेट्स मौजूद होती हैं। वैसे ही आर्थ्रोपोड्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जॉइंट अपेंडेजेस का मौजूद होना। इनके पास क्या मौजूद होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस। ओके, एक्स्ट्रा अपेंडेजेस यहाँ पर मौजूद है, लाइक बटरफ्लाई की बात करें विंग्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, प्रॉन्स की बात करें, कॉकरोच की बात करें फोर लिम एंड हिंड लिम्स आर देयर, सो दीज आर दी अपेंडेजेस। यहाँ पे बात करें इनके केस की, आर्थ्रोपोड्स के केस की, तो सेम एज द अदर ऑर्गेनिज्म, मैं इसको बाद में एक साथ वापस लिख के बताऊंगी कहां से कहां तक बायलेटरल सिमेट्री, कहां से कहां तक आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक मिल रहे हैं, हम इसको बाद में एक बार से पूरा का पूरा स्टडी कर लेंगे। तो दे हैव अ बायलेटरल सिमेट्री, इनके पास बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, मतलब बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ऑन अ सिंगल प्लेन। इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, बट सेगमेंटेड वाला कैरेक्टरिस्टिक इनका स्पेशलाइज नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक अर्थवॉर्म्स एनालिड्स के अंदर भी देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्थ्रोपोड्स और एनालिड्स को आपस में कंपेयर कर एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। एक पॉइंट ये लिखना है, एनालिड्स के केस के अंदर क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम मिलता है। क्या मिलता है, एनालिड्स के केस के अंदर क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम इज देयर। इसका मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ऐसा सिस्टम मौजूद होता है जहां पे ब्लड विल बी फ्लोइंग टूवर्ड फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स। तो इनके पास ब्लड वेसल्स मौजूद होती है, इनका ब्लड रेड होता है। एक और बात आप पॉइंट नोट कर सकते हो, इनका ब्लड किस कलर का होता है, ब्लड यहाँ पर रेड कलर का होता है, मतलब इनके पास हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। पर आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मैंने सर्कुलेशन में भी ये बात बताई थी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पर ब्लड बॉडी में स्पेसेस के थ्रू क्या होता है, स्पेसेस के थ्रू यहाँ पर ब्लड रन करता है, इनके पास स्पेसेस मौजूद होती है, ठीक है, सिलोमिक जो स्पेसेस मौजूद होती है। तो एक मिनट मैं लिख देती हूँ, जो स्पेसेस होती है इनके थ्रू ब्लड रन होता है, इसका मतलब इनके पास ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। सो ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट हियर, इनके पास ब्लड वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है ना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद द ब्लड। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके पास ब्लड में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, और हीमोग्लोबिन एब्सेंट होने की वजह से इनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट सा बोल सकते हो, ब्लूइश कलर का भी कई बार बोला जाता है, ब्राउनिश कलर का, तो डिफरेंट बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू व्हाट दे ईट। बट इनका कलर, रेड का कलर रेड नहीं होता क्योंकि इनके पास रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है। इनका प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज द जॉइंट लेग्स। इनमें जॉइंट लेग्स मौजूद होते हैं, इनके जो लेग्स हो गए वो आपस में क्या है, जॉइंट में मिलते हैं, ये देखो ये रहे,
यहाँ पर मौजूद है, जॉइंट अपेंडेजेस इनके पास अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल, आर्थ्रोपोड को लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है। सो दे इंक्लूड इंसेक्ट, इसे इंसेक्टा फाइलम भी कहा जाता है, इंसेक्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं, मिलीपीड, सेंट्रीपीड सब यहीं पर इंक्लूड किए जाते हैं। प्रॉन, क्रैब, कॉकरोच, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, हाउसफ्लाई, सेंट्रीपीड्स, इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स, हम वो उसकी बात करें, ये हाउसफ्लाई की बात करें, बटरफ्लाई की बात करें, स्कॉर्पियन, इन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इनके केस के अंदर भी मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर विल बी, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म विल बी differentiated from them, male cockroach and female cockroach, you can say like that, they can be differentiated। तो ऑर्थ्रोपोड्स के बारे में आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे याद रखनी है। मोलस्का की बात करें, मोलस्का को सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम का मतलब दे स्टैंड आफ्टर आर्थ्रोपोड्स। इनकी बॉडी भी बायलेटरल होती है, इनके पास सिलोम मौजूद होता है, बट सिलोम कैविटी रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलती है। कैसे मिलती है? रिड्यूस्ड फॉर्म में। सेगमेंटेशन है, बट एज कंपेयर टू दी एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपोडा बॉडी में सेगमेंटेशन कम मिलता है। इधर देखो, सेगमेंटेशन है पर दूर दूर नजर आ रहा होगा, तो कम सेगमेंटेशन मिलता है। ये शेल्स के अंदर मिलते हैं, तो इनके पास सिलिका का बना हुआ शेल मिलता है, ये शेल में रहते हैं, क्योंकि इनकी खुद की बॉडी तो स्लाइमी होती है ना। सो दे हैव अ स्लाइमी बॉडी, अपने प्रोटेक्शन के लिए दे आर फाउंड इन दी शेल। तो सिलिका का, कैल्शियम के बने हुए शेल्स के अंदर ये रहते हैं। इनके केस में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। किडनी लाइक ऑर्गन्स एक्सक्रीशन के लिए अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे नेफ्रीडिया टर्म यूज कर सकते हैं। ओके, सो दे हैव दी स्ट्रक्चर नेफ्रीडिया। मैंने आपको एक्सक्रीशन पढ़ाते हुए भी बताया था, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, नेफ्रीडिया, मैल्फिगियन, टिब्यूल, थ्रू देयर बॉडी डिफरेंट एक्सक्रीशन सिस्टम्स वहां पे हो सकते हैं। ओके, इनके फीट मूविंग, दे हैव फीट फॉर मूविंग अराउंड, इनके पास फीट्स मौजूद होते हैं ताकि आराम से ये मूव कर सकते हो। अगर हम ऑक्टोपस वगैरह की बात करें, सो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, एक से ज्यादा हार्ट वहां पे अवेलेबल होते हैं। इट हैव 14, स्पेसिफिकली 8 to 14 हार्ट्स आर देयर इन द केस ऑफ ऑक्टोपस। स्नेल्स, म्यूसल्स की बात करें, काइटॉन्स की, ऑक्टोपस की बात करें, वो सारे के सारे मोलस्क से बिलोंग करते हैं। सो मोलस्का के अंदर आप किन्हें इंक्लूड करोगे? उनको, जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किस में एग्जिस्ट करते हैं? प्रोटेक्शन वाले प्रोटीनिशियस सिलिका का बना हुआ, कैल्शियम के बने हुए कवर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एम आई क्लियर? इनके बारे में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अगले है हमारे पास इकाइनोडर्मेट्स। क्या कहना है इकाइनोडर्मेट्स के बारे में? दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैव दी स्पाइनी, इनको बोला जाता है स्पाइनी स्किन बॉडी। ओके, सो इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स मौजूद होते हैं। इट्स अ मोड ऑफ प्रोटेक्शन। तो फॉर द मोड ऑफ प्रोटेक्शन के लिए इनकी बॉडी के ऊपर क्या है? स्पाइनी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ओके, सो दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच बिहेव एज एन स्पाइन्स वहां पे, सो दे हैव स्पाइन्स ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है? दे आर फ्री लिविंग मेराइन, फ्री लिविंग होते हैं, ये मेराइन ऑर्गेनिज्म है, मेराइन वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनकी सीलोमेट से इनकी बॉडी में सीलोम कैविटी अवेलेबल होती है। आपको मैंने बताया था कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके बारे में, इकाइनोडर्मेट्स के बारे में याद रखना है हमें यहाँ पर, आई राइट दैट पॉइंट। वो पॉइंट क्या है कि इनके केस में जो यंग बात कर लो या फिर लाल स्टेज की बात कर लो, जो एडाइनोडर्मेट्स होते हैं उनके केस में कैसी सिमेट्री मिलती है? बात की जाए तो उनके पास मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। ओके, कैसी सिमेट्री? बायलेटरल सिमेट्री वहां पे फाउंड होती है, जबकि एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स के पास रेडियल सिमेट्री अवेलेबल होती है। क्लियर? तो जब ये अपनी यंगर स्टेजेस के अंदर है, छोटी स्टेजेस के अंदर है, स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर है, तो बायलेटरल सिमेट्री है, मतलब उनको उस वक्त आप सिर्फ दो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड कर सकते हो। पर जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी? इनकी सिमेट्री हो जाएगी, यहाँ पे जैसे स्टारफिश का सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो, हम रेडियल सिमेट्री को क्या मानते हैं? सेंट्रल एक्सेस मौजूद होता है, उसके आसपास बॉडी को किसी भी प्लेन पर डिवाइड किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर फिल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट मार्क करना, इनके पास वाटर फिल्ड ट्यूब फीट्स होते हैं। सो दे हैव वाटर फिल्ड ट्यूब फीट्स जो इन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो इन्हें नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, जो इन्हें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इन ट्यूब फीट्स का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करना और साथ साथ मूवमेंट में हेल्प करना। बिल्कुल वाटर टरबाइन की तरह इनका मूवमेंट यहाँ पर परफॉर्म हो पाता है। इनकी बॉडी पर मौजूद है हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमने इसके पहले मोलस्क के बारे में बात की थी, मैंने कहा था वहां पे हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता, इस वजह से वो शेल्स में रहना पसंद करते हैं एज अ मोड ऑफ प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनको ऐसे की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास बाहर प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन सेल्स मौजूद होते हैं। क्लियर? और इनकी बॉडी किसकी बनी हुई होती है? हार्ड स्केलेटन की बनी हुई, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई। एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चिन, फेदर स्टार एंड सी क्यूकम्बर। इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी व्हाट? इकाइनोडर्मेट्स। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं अबाउट दी इकाइनोडर्मेट्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलिए इकाइनोडर्मेट्स के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट भी लिखा हुआ है। इकाइनोडर्मेट्स की बात करें, इसका मतलब होता है स्पाइनी स्किन। इकाइनो का मतलब इंक्लूड दी स्टारफिश, सी अर्चिन एंड सी कुकम्बर को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इनके पास मौजूद होती है रेडियल सिमेट्री। मतलब रेडियल सिमेट्री कब? एडल्ट स्टेजेस के अंदर मौजूद होती है रेडियल सिमेट्री, जबकि लोअर स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, मैंने आपको बता दिया है। इनके पास बॉडी कैविटी मौजूद है, ये सीलोमेट्स होते हैं। इनके पास इंटरनल कैल्शियम का बना हुआ स्केलेटल मौजूद है और इनकी स्किन नेचर में कैसी होती है? स्पाइनी होती है। मैंने आपको बताया था इनके पास स्पेशलाइज्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है क्या? बहुत सारी फ्लूइड फिल्ड कैनाल का सिस्टम होता है जो आपस में कनेक्टेड रहती है। सो देयर आर टाइनी ट्यूब लाइक फीड्स जो आपस में कनेक्टेड है, एक नेटवर्क फॉर्म करेंगी, फ्लूइड फिल्ड कैनाल फॉर्म करेंगी, जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो पाएगा, उससे न्यूट्रिशन गेन हो पाएंगे। ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट ये काम करता है ऑक्सीजन गेन के लिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पर क्या कर पाएंगे? गेन कर पाएंगे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम लिखा हुआ है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनको मूवमेंट में हेल्प करता है, फूड कैप्चर में हेल्प करता है और ऑक्सीजन कैप्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। याद रखना है, एनिमल से रेस्पायर करना होगा और पानी में रेस्पायर करना मतलब पानी से ही सब कुछ निकालेंगे, न्यूट्रिशन भी वहीं से लेंगे, फूड भी वहीं मतलब फूड भी वहीं से लेंगे, ऑक्सीजन भी वहीं से लेंगे। सो दे विल बी गेटिंग ऑल फ्रॉम दी वाटर थ्रू दिस वाटर फिल्ड कैनाल सिस्टम, जिससे कि ट्यूब फीट कहा जाता है या वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिन्हें प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज दी हेमिकॉर्डेट्स। क्या कहा जाता है? हेमिकॉर्डेट्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने कॉर्डेट बनने की कोशिश की। क्या किया इन्होंने? कॉर्डेट बनने की कोशिश की। कुछ स्ट्रक्चर भी इनमें कॉर्डेट जैसे डेवलप होते हुए नजर आए, बट ये कंप्लीट कॉर्डेट्स नहीं बन पाए। तो अब इनको ना कॉर्डेट्स में रख सकते हैं, ना ही इनको हम नॉन कॉर्डेट्स में रख सकते हैं। तो इनके लिए हम कैटेगरी पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेट्स। टेक्निकली आपकी बुक के हिसाब से इसको कहाँ रखा गया? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ही, इन्वर्टिब्रेट्स में रखा गया है। कोशिश की पर कोशिश सफल नहीं हो पाई। ठीक है, मतलब 9th क्लास से 10th क्लास में, आप 9th क्लास से 10th क्लास में प्रमोट होने के लिए एग्जाम दिया पर एग्जाम में फेल हो गए। तो क्या हुआ? आपने कोशिश की बट आप कहाँ पर रह गए? 9th क्लास में रह गए फेल होने के बाद। तो इन दैट केस 9th ये ऐसा ही हुआ, इन्होंने वर्टिब्रेट्स बनने की कोशिश की बट कंप्लीट वर्टिब्रेट नहीं बन पाए, इस वजह से इन्हें इनवर्टिब्रेट्स में ही पढ़ा जाता है। इनकी बॉडी में भी बायलेटरल सिमेट्री मौजूद होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनकी बॉडी भी सिलोमिक होती है। इनमें कैविटी मौजूद होता है, सिलोम मौजूद होता है, जहां पर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं? डिफरेंट ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से ही हम टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे नोटोकॉर्ड। इनके पास नोटोकॉर्ड मतलब जो वर्टिबल कॉलम बनाने वाला नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, बट लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर along its back to which the muscles are attached and help in the movement। तो ये वो है जिनके पास नोटोकॉर्ड तो डेवलप हो पाया, नर्व कॉर्ड भी कुछ हद तक डेवलप हो पाई,
पर कंप्लीट स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहाँ नहीं देखा जाता। मतलब वो रूमिनेंट टाइप की है, रूडिमेंट्री टाइप की है, अपने आप को कंप्लीट डेवलप नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड नहीं कहा जा सकता है। सो दे आर नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड। सो दे हैव नोटोकॉर्ड आल्सो, दे हैव नर्व कॉर्ड आल्सो, ये पिंक वाली नोटोकॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है यहाँ पर, बट नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड। तो लिख सकते हो नॉट, यहाँ पर जो टर्म यूज कर सकते हो नॉट वेल डेवलप्ड इज फाउंड इन देम। सबसे बढ़िया एग्जांपल बेनालोग्लोकस, इसका बढ़िया एग्जांपल है, ये वाटर में ही हमें अवेलेबल हो पाते हैं। ओके, एंड अदर एग्जांपल्स आर आल्सो हर्डिमेंट्स एंड वी हैव द एपोक्स, जो इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे एम्पियोक्स। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी हेमिकॉर्डेट कैटेगरी। एक सिंगल जो चीज आपको याद रखनी है, देखो यहाँ से क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन कुछ सिंगल सिंगल पॉइंट से आते हैं, उन पॉइंट से जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। जैसे अर्थ्रोपोड्स को अलग बनाने का पॉइंट क्या है, उनके पास मौजूद दे आर वो लार्जेस्ट फाइलम फॉर्म करते हैं, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वहां पाई जाती है, और उनकी बॉडी में जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। एनालिड्स की बात करें तो स्पेशलाइज्ड पॉइंट उनके बारे में काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करते हैं। बेटा सारे जो सिमिलर पॉइंट्स है वो नहीं पूछे जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा बार बार में किस किस में बायलेटरल सिमेट्री, एक बार याद रखने की बात होती है वो। तो तुमको उन पॉइंट्स पर काम करना जो एक दूसरे से इनको स्पेशलाइज बनाते हैं। जैसे एक काइनोडर्मेट में तुम्हें मैंने बताया ट्यूफीट मौजूद होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है, साथ ही साथ उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि क्या कर रहे हैं, वो उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री तो यंगर स्टेज में और एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री मिल रही है, वो दूसरों से अलग बनाने के पॉइंट्स हो गए इनके बारे में। तो ये हम कहाँ से पढ़ते हुए, मैंने आपको कहा था ना आखिरी में जाते जाते मैं आप लोगों को, आखिरी में आते जाते मतलब इन्वर्टिब्रेट्स कंप्लीट करते हुए मैं आपको एक बार सारा का सारा इनके पार्ट स्पेसिफाई कर दूंगी। तो सिमेट्री के बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया बेटा, स्पॉन्जिस से, स्पॉन्जिस से निडेरिया, निडेरिया से फ्लैटवर्म्स platyhelminthes, then we have the roundworms eschyhelminthes, then we go roundworms के बाद हम यहाँ पर बड़े थे, यहाँ पीछे लिखा हुआ है तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मोलस्क के बारे में, इनके बाद एनेलिड्स आएंगे। ओके, एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स आर देयर, इन तीनों को यहाँ पे लिखा जाता है। देन वी हैव यहाँ पर इकाइनोडर्मेट्स, ओके, और इकाइनोडर्मेट्स के बाद हेमिकॉर्डेट्स को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सो अल्टीमेटली वी विल बी गोइंग टू दी वर्टिब्रेट्स। कैसे पढ़ो, स्पॉन्जेस की बात करें तो असिमेट्रिकल, निडेरिया की बात करें रेडियल सिमेट्री, फ्लैटवर्म्स की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री, राउंड वॉर्म्स की बात करें तो कंप्लीट गट यहाँ से शुरू हुई, मतलब जो जो स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहे हैं। यहाँ की बात करें मतलब राउंड वॉर्म से आगे बढ़ते हुए एक्चुअली मैंने आपको बताया था यहाँ पर मौजूद है सीलोम, बट कैसा सीलोम, सूडो सीलोमेट्स होते हैं, तो सूडो सीलोमेट्स इनके बाद यहाँ पे शुरू होना शुरू हो जाएगा। देन वी हैव यहाँ पर बात की जाए एनिलीड्स, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स, इनकी बॉडी में मोलस्क यू लिखा हुआ है, एक्चुअली मोलस्क को पहले क्यों लिखा हुआ है, सेगमेंटेशन की बिहाफ पर, इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं मिलता, एनिलीड्स की बॉडी में सेगमेंटेशन मिलता है, एक्सोस और आर्थ्रोपोड्स की बॉडी में सेगमेंटेशन के साथ साथ जॉइंट अपेंडेजेस भी मिलते हैं। ओके, ये पॉइंट याद रखना, इससे सारा का सारा समरी हो जाएगा, बढ़िया समरी चार्ट दे रखा है यहाँ पे। देन इधर बात करें वो ऑर्गेनिज्म जिनके केस में रेडियल सिमेट्री मिलती है, इकाइनोडर्मेट्स, ओके, और आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, यहीं पर हम हेमिकॉर्डेट्स को भी लिख लेते हैं, हेमिकॉर्डेट्स इन्हीं के आगे आएंगे, हेमिकॉर्डेट से बायलेटरल सिमेट्री और साथ में नोटोकॉर्ड शुरू हो जाती है, मतलब इनके पास वर्टिबल कॉलम मौजूद होना शुरू हो जाती है, नॉट वर्टिबल कॉलम, हम नोटोकॉर्ड बोले यहाँ पे तो ज्यादा बेटर वर्ड है। Okay, so these will be the specific properties which are found in the invertebrates going towards the vertebrate. तो vertebrates का मतलब है vertebral column मिलना, bilateral symmetry and vertebral column कहाँ से शुरू हो जाएगी, vertebrate से शुरू हो जाएगी। Chordates term क्यों यूज किया जाता है, non chordate and chordate because of the presence of the nerve cord and the notochord। चलिए तो एक एक करके ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट दी वर्टिब्रेट्स, क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्टिब्रेट से पूछे जाते हैं। ओके, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्यादा वेल डिफाइंड बॉडी इनके पास मिलती है, तो हमें इनको डिटेल में बहुत अच्छे से स्टडी करना है। वर्टिब्रेट्स के फंक्शंस और इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, ह्यूमंस एंड सी स्क्विड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बात कर रखी है, आर द मेंबर ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स।
तो जो फाइलम कॉर्डेट है उसके अंदर हम किनको इंक्लूड करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कॉर्डेट, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्डेट्स के पास क्या मौजूद होता है, कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड होता है। मुझे कुछ बच्चों ने ड्यूरिंग दी डाउट क्लास भी क्वेश्चन पूछ रखा है नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो बच्चे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। योर आंसर विल बी प्रोवाइडेड इन दिस स्लाइड। नोटोकॉर्ड क्या है, सो नोटोकॉर्ड के बारे में बात की जाए, सो नोटोकॉर्ड इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ द कॉर्डेट। एक पॉइंट आपको याद रखना है, नोटोकॉर्ड का मौजूदगी, नर्व कॉर्ड की मौजूदगी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देखी जाती है। जब डेवलपमेंट कंप्लीट होने वाला होता है तो ये नोटोकॉर्ड हमारे केस में ह्यूमंस की बात की जाए या फिर हम बर्ड्स वगैरह की बात कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा डेवलपमेंट स्केल बड़ा है, इवोल्यूशन हुआ है। सो नोटोकॉर्ड हमारे केस की बात कर रही हूँ, तो नोटोकॉर्ड यहाँ पर डेवलप होकर क्या बनाएगा, वर्टिबल कॉलम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, बैकबोन का फॉर्मेशन करेगा, और यहीं पर ही स्कल का फॉर्मेशन होगा, नर्व कॉर्ड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन देखा जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं ड्यूरिंग दी, अभी हम कॉर्डेट टर्म को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर वर्टिब्रेट कॉलम की बात कर रही हूँ। सो वर्टिब्रेट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर रोड लाइक स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में एग्जिस्ट करता है। यही वर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन और स्कल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, बैकबोन और स्कल का फॉर्मेशन करता है। तो इसे यहाँ पे मार्क कर लो, दिस विल बी फॉर्मिंग द बैकबोन एंड द स्कल। बैकबोन क्या है, इट्स अ सेगमेंटेड कॉलम इंटरलॉकिंग द बोन। तो बोन की इंटरलॉकिंग का सेगमेंटेड स्ट्रक्चर, हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं बैकबोन, तो एक सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है विच इज इंटरलॉकिंग द बोन। ओके, सो ये बोन को इंटरलॉक करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उन सबके पास जिसमें मौजूद है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। और इसकी वजह से वी हैव अ स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में मौजूद है। वर्टिब्रेट्स की बात की जाए, उनके पास इंटरनल स्केलेटल मौजूद होता है जो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और अपनी मसल्स को, इनके बीच में मसल्स मौजूद होती हैं। ओके, कार्टिलेज इज ऑल्सो देयर, बोन इज ऑल्सो देयर, तो भूलना नहीं है। फ्लेक्सिबल भी स्ट्रक्चर होते हैं और रिजिड स्ट्रक्चर बोन्स भी मौजूद होती है और आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। ओके, सो एक मसल्स की बात की जाए तो यहाँ पर मसल्स को एक जगह पे रखने का भी काम करते हैं, और ये बोन्स और मसल्स दोनों मिलकर वर्टिब्रेट्स का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर्म करती है जो मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो बोन और मसल आपस में कोऑर्डिनेटेड फॉर्म के अंदर फंक्शन परफॉर्म करती है ऑफ मूवमेंट, जिसकी वजह से एनिमल्स क्या कर पाते हैं, अच्छे से लोकोमोटेट कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। क्या मैम की पॉइंट क्लियर हुई, नोटोकॉर्ड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, आप इसे मार्क कर लेना। ओके, अगर सब वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो उनकी बॉडी में बॉडी कैविटी मौजूद है और बॉडी कैविटी में मौजूद होते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। तो अब हम जब यहाँ पर कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो हम ऑर्गन सिस्टम पर बढ़ चुके हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर ऑर्गन कैविटी कैसे, वी हैव कैविटी, थोरैसिक कैविटी, डायफ्रेम मेरी बॉडी में मौजूद है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है डायफ्रेम। ओके, जो पार्टिसिपेट किसके अंदर करता है, इन दी रेस्पिरेशन। डायफ्रेम के कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट होने की वजह से एयर बॉडी के अंदर एंटर कर पाती है, ब्रीदिंग हो पाती है, इनहेलेशन हो पाता है। इसके ऊपर की कैविटी को थोरैसिक कैविटी कहा जाता है, थ्रोट वाली, मतलब जहां पर हमारी लंग्स मौजूद है, जहीं पर हार्ट मौजूद है। ओके, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जहां पर मौजूद है। नीचे वाली कैविटी को, डायफ्रेम के नीचे वाली कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है, जहां पे स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर जैसे स्ट्रक्चर मौजूद है। तो यहाँ लिखा हुआ है thoracic cavity holds the heart and the lungs, जो ब्रीदिंग से रिलेटेड है। इवन हार्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रीदिंग। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना इसका प्राइमरी काम होता है, उसके साथ न्यूट्रिशन को भी ट्रांसपोर्ट करवा देता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। एब्डोमिनल कैविटी में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मौजूद है, स्टमक मौजूद है, इंटेस्टाइन एंड लिवर मौजूद है। हमारे पास एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी भी होती है ना, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, जहां पर क्या मौजूद है, जेनाइटल ट्रैक्ट,
जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं ना, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी जिसे कहते हैं, ओके, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस मौजूद होते हैं, ओवरीज यहीं पर ही एग्जिस्ट करती हैं। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के पास 4 तरह के टिश्यू मिलते हैं। जब हम एनिमल टिश्यू चैप्टर पढ़ते हैं, होप आपने पढ़ा हो कि डिफरेंट 4 टाइप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म। पहला हो गया, यहाँ पर सीरीज वाइज बात करें तो पहला हो गया एपिथेलियल टिश्यू, जो सरफेसेस फॉर्म करेगा बॉडी के अंदर, है ना। एल्यूलर टिश्यूज जो होते हैं, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बॉडी में स्किन, एपिथेलियल, वहां पे स्किन के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं, पर स्किन इज एन ऑर्गन लेवल पर आ चुकी होती, कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड भी वहां पर मौजूद है। और हमारे पास मौजूद है कनेक्टिव टिश्यू हार्ड मैट्रिक्स, सॉफ्ट मैट्रिक्स दोनों के हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल के तौर पर बोन, कार्टिलेज, ब्लड, इन सबको लिया जा सकता है। मसल्स, हमारे पास 3 तरह की मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, और बताओ, कार्डियक मसल्स आर देयर जो स्पेशलाइज्ड हार्ट में मौजूद है। स्केलेटल मसल्स आर देयर जो स्केलेटन से जुड़ी हुई होती है, जो लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करती है। एंड तीसरी मसल्स फटाफट से नाम दे दो, थर्ड मसल्स को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, नॉन स्केलेटल मसल्स, ठीक है, जो विसरल ऑर्गन्स में मौजूद होती है। स्केलेटल मसल्स फैटीग कर सकती है, थक सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, जबकि जो हमारी नॉन स्केलेटल मसल्स है वो नेचर में इनवॉलेंट्री, उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। नॉन स्केलेटल मसल्स हमारे स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में मौजूद होती है, नॉन फैटीग होती है, बिना थके लाइफ टाइम काम करती है। और कार्डिक मसल जो स्पेशलाइज्ड हार्ट में मौजूद है, नेचर में ये भी इनवॉलेंट्री होती है। ये एग्जाम्पल दे रखा है। और चौथे, जो हमारी बॉडी को एक सिग्नलिंग सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें आसपास होने वाले चेंजेस का पता लग पाता है, डाटा नर्वस टिश्यू। तो ब्रेन इज अ ग्रुप ऑफ, ब्रेन में क्या मौजूद है? नर्वस टिश्यूज मौजूद है, गैंग्लियन मौजूद है, स्किन, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मसल्स एंड लेयर सराउंडिंग द मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड मौजूद होता है, मैंने कहा कार्टिलेज मौजूद होता है, बोन मौजूद होता है, तो डिफरेंट टिश्यूज आर फाउंड देयर। स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी की बात की जाए वर्टिब्रेट्स के बारे में, सो दे हैव वर्टिबल कॉलम एंड इंटरनल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों टर्म यूज कर सकते हो। नर्व कॉर्ड मौजूद होता है, जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना लेके ब्रेन लिख लो बच्चों, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है? ब्रेन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। देन वी हैव दी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। और हम बात कर रहे हैं नोटोकॉर्ड, जो वहां पर किसका, नोटोकॉर्ड क्या करेगी? नोटोकॉर्ड विल बी डेवलपिंग, तो ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन क्या बोल रही हूँ, स्कल का डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिलेगा। किसका डेवलपमेंट? स्कल का डेवलपमेंट। वर्टिबल कॉलम का, वर्टिब्रल कॉलम का या बैकबोन का वहां पर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरनल स्केलेटल मौजूद होता है, बायलेटरल सिमेट्री मौजूद होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं। इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन। और बॉडी के पार्ट भी हम डिफरेंट रीजन्स में काउंट कर सकते हैं। दे हैव अ हेड, दे हैव अ नेक, दे हैव अ ट्रंक, दे हैव अ टेल। हमारे पास भी टेल होती है, बट हमारी टेल सिर्फ नजर नहीं आती, इतनी सी बात है। वी हैव अ बोन विच कैन फॉर्म दी टेल, कभी सुना होगा न्यूज़पेपर के अंदर, बच्चे के बाहर पूछ आ गई है, अरे भाई वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया, वी हैव दैट बोन, बट वो हमारे पास रूमेंट्री हो चुकी है, वेस्टिजियल हो चुकी है, तो अब नजर नहीं आती, हमें इसका कोई काम नहीं है। हमारे पास लिम्स मिल सकती है। और फिशेस की बात करें तो 2 पेयर्स ऑफ फिन्स और 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर फाउंड, दैट मींस वी हैव द फोर लिम्स एंड वी हैव द हिंड लिम्स, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स अवेलेबल होते हैं। क्लियर? ओके। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अगर एनिमल्स की बात करें, मैंने रेस्पिरेशन में आपको, अगर आपको याद हो, आपको याद रखना है, नहीं देखा तो वीडियो जाके देखना है। डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात की थी। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास गिल्स मौजूद होता है, जो लैंड पर होते हैं उनके पास लंग्स मौजूद होते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। एम्फीबियंस के क्या कहने, वो लैंड पर भी अवेलेबल हो सकते हैं, वो वाटर में भी अवेलेबल हो सकते हैं। चलो याद दिलाओ, हमने प्लांट किंगडम में बात की थी अबाउट द ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स क्या है फटाफट बता दो। उन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है, उनकी लाइफ साइकिल पानी के बिना खत्म नहीं होगी। एम्फीबियन, फ्रॉग को हम जहाँ पे पढ़ेंगे, और फ्रॉग की केस में भी
वो आपको टेरेस्ट्रियल भी मिल सकता है मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर, तो वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है, उसे क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन कहते हैं। गिल्स के थ्रू भी करता है, उसे ब्यूकोफेराइंगल कहते हैं। और लंग्स भी होती है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। इनके सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब डिफरेंट मेल एंड फीमेल आर देयर। ओके, क्या अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सेल, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज देयर, फीमेल एंड मेल ऑर्गेनिजम्स आर देयर। इनको ग्रुप किया जाता है 5 मेजर कैटेगरी में, मैंने आपको बता दिया था, पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल। परम आपको यहाँ पे याद रखना है। एम आई क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक एक करके इनको हम स्टडी करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करें फिशेस की, तो फिशेस वाटर में अवेलेबल होती हैं। फिशेस लिव्स इन दी वाटर, एक्वेटिक होती है नेचर के अंदर। ओके, इनकी स्किन कवर होती है विथ स्केल्स और प्लेट्स। क्या मौजूद होता है इनकी स्किन पर? स्केल्स मौजूद होते हैं, प्लेट्स मौजूद होती हैं, जो इनकी बॉडी को कैसा बनाती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? इनके पास मौजूद होते हैं गिल्स, तो ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, वाटर इनकी माउथ के थ्रू गिल्स पर जाता है, जो टर्बाइन की तरह काम करते हैं, और वहां से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, इनके पास फिन्स मौजूद होते हैं, जैसे हमने बोला हमारे पास फोरलिम और हिंडलिम है, इनके पास फिन्स मौजूद है। ओके, फिन्स जो इनको वाटर में मूवमेंट पे हेल्प करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम यहाँ से शुरू करेंगे ब्लड के बारे में, कि इनकी बॉडी जो पीसेस होते हैं, इनकी बॉडी, फिशेस की बॉडी कोल्ड ब्लडेड होती है। इसका मतलब ये पोकिलोथर्म्स होते हैं, ये अपना टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर हेट्रोथैलिक होते हैं, ये अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो होमोथर्मिक एंड हेट्रोथर्मिक, तो ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। इनके लिए टेम्परेचर मेंटेन करने का काम पानी करता है, जहां पर ये मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा पानी की ऊपर की परत ठंड की वजह से जम जाएगी, पर नीचे फिर भी पानी अपनी फ्लूइड फॉर्म के अंदर ही वहां मेंटेन रहेगा, वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। इनका हार्ट, मैं बाद में टेबल बताऊंगी सबको आपस में मैच करते हुए, इनका हार्ट 2 चैम्बर होता है, तो इनके हार्ट में 2 चैम्बर मिलते हैं, इस वजह से इनका ब्लड जो होता है उसमें मिक्सिंग देखी जाती है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताए थे हार्ट के। ये एग ले करते हैं, ठीक है, विच द यंग वन हैचेस, तो इसका मतलब ये नेचर में ओवीपैरस होते हैं। कैसे होते हैं ये नेचर में? ओवीपैरस होते हैं। और फिशेस के अंदर या तो फिश में मेन स्केलेटल स्ट्रक्चर बोन्स का बना हुआ हो सकता है, या फिर कार्टिलेज का बना हुआ हो सकता है। जिनमें कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन है उन्हें कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, वो नेचर में हल्की होती है, उनके पास एयर ब्लबर मौजूद नहीं होता। और दूसरी होती है बोनी फिश, जिनका बोन का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है स्केलेटन, जिनके पास एयर ब्लैडर मिलता है, एयर ब्लबर मिलता है, ताकि वो लाइट बन सके। तो एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, स्केलेटल मेड अप ऑफ कार्टिलेज शार्क में मिलता है, रे फिशेस में मिलता है, जबकि स्केलेटल बोन का बना हुआ टूना में, रोहू में, हमें पता है दीज आर एडिबल फिशेस, इन्हें खाया जा सकता है। सो टूना, रोहू, इन सबका स्केलेटल किसका बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज बोथ, पर मेजर किसका बना हुआ है? बोन का बना हुआ होता है। इधर देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिशेस एक्सोथर्मिक होती है। मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक का मतलब ये कोल्ड ब्लडेड है, और कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हुआ? ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती। ये एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके पास फिन्स मौजूद है, गिल्स मौजूद है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ये पहले फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जो इवॉल्व किए हैं 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 साल पहले इन्होंने इवॉल्व किया है। इनकी 3 मेजर क्लासेस अवेलेबल है, दैट इज जॉ फिशेस, जॉलेस फिशेस होती हैं ये, जिनमें जॉ मौजूद नहीं होता है। देन वी हैव द कार्टिलेजियस फिशेस, कार्टिलेज का बना हुआ एक्सोस्केलेटन इनका स्केलेटन है। और बोनी फिशेस, जिनका बोन और कार्टिलेज दोनों का बनता है, पर बोन इज द मेजर देयर। सो 3 टाइप ऑफ फिशेस आर फाउंड, मैंने एग्जांपल्स आपको इनके बता दिए हैं। ओके, ये देखिए फिशेस की एनाटॉमी की बात करते हैं ना। बाहर की तरफ क्या मौजूद है? यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? These scales are found on their body, streamlined body है यहाँ पे, कुछ इस तरह से दिखने वाली, ताकि वाटर करंट को यहाँ से मूव किया जा सके। इनके पास गिल्स मौजूद होते हैं, जहां पर ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है? ट्रैप किया जाता है, जो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। बॉडी कवर्ड होती है, गिल कवर भी मौजूद होता है इनके पास, प्यूकलम इनके पास मौजूद होता है, और इनके पास आईज मौजूद होती है। ठीक है, एंड दे हैव अ लेटरल लाइन सिस्टम, ये रहा लेटरल लाइन सिस्टम। ठीक है, ये इनकी फिश की एनाटॉमी हो गई। अगला हमें पढ़ना है एम्फीबियंस के बारे में। अगर एम्फीबियंस की बात करें, सो दे आर फाउंड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर।
ये पानी में भी मिलते हैं, लैंड पर भी मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था। इनके साथ प्रॉपर्टी है कि ये दोनों जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ये भी नहीं कर पाते। तो ये भी नेचर में एक्सोथर्मिक ही होते हैं, एक्सोथर्म्स होते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ये भी नेचर में कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। इसी वजह से इधर तो जंपिंग जैक की तरह काम करते हैं। जब ठंड हो गई तो उनका वही मन है, पानी में कब मूव करेंगे, बारिश के टाइम पर आपको पानी के आसपास दिखेंगे। ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो कहीं पर मॉइस्ट प्लेसेस पर देखने को मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे। इनकी बॉडी पर स्केल मौजूद नहीं होते हैं, बट इनकी बॉडी पर म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जहां से म्यूकस का सिक्रीशन हो पाता है। इनकी बॉडी स्लाइमी होती है, शाइनी रहती है। मैंने आपको बताया ये कोल्ड ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, और इनका हार्ट 2 चैम्बर ना होकर कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। पर 3 चैम्बर होने के बाद भी इनकी बॉडी में ब्लड की डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड की मिक्सिंग देखी जाती है। रेस्पिरेशन गिल से भी हो सकता है, लंग से भी हो सकता है, इवन आप यहाँ पे स्किन भी लिख सकते हो, स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। ये भी एग ले करते हैं, इसलिए इनको भी ओवी पैरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवी पैरस। सैलेमेंडर, टोड एंड फ्रॉग यहीं से बिलोंग करते हैं। इनके केस में मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट साइकिल देखी जाती है यहाँ पे, फ्रॉम द लोअर ऑर्गेनिज्म लार्वल स्टेज से टू द एडल्ट स्टेज बनने वाली दिखाती हूँ, ये रही। एम्फीबियन नेचर में एक्सोथर्मिक स्मूथ स्किन्ड होते हैं ये, फ्रॉग एंड सैलेमेंडर एग्जांपल है। दे हैच एज एन एक्वाटिक लार्वा विद द गिल्स। इधर देखिए, तो सबसे पहले टेडपोल, यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सा हुआ, मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के अंदर मतलब द स्टेजेस जुवेनाइल फेजेस से एडल्ट फेज में सारी स्टेजेस एनवायरमेंट में नजर आ पाती हैं। तो यहाँ पर टेडपोल से बनता है लार्वा, लार्वा से देन विल बी गोइंग, लार्वा से टेडपोल एंड देन विल बी गोइंग टू द एडल्ट फ्रॉग, एंड फिर से एग फर्टिलाइज करके ये टेडपोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो लार्वल से टेडपोल स्टेज, यंगर स्टेज, ये यंग स्टेज हो गई, यंग फ्रॉग हो गया। यहाँ पे लार्वल स्टेज भी मौजूद होती है, लार्वा का फॉर्मेशन, एंड अल्टीमेटली देयर इज एन एडल्ट फ्रॉग जो फिर से एग को यहाँ पर रिलीज करेगा। क्लियर, चलिए अगला है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी बॉडी में स्केल्स एग्जिस्ट करते हैं, बीच में एम्फीबियंस में नहीं है। इनकी बॉडी में भी क्या एग्जिस्ट करेंगे, स्केल्स एग्जिस्ट करेंगे। ये ब्रीथ लंग से करते हैं, इसका मतलब इनके अंदर एग्जिस्ट करता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जो लंग से रेस्पायर करते हैं उनके पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बेटा एक पॉइंट बताऊंगी, जिनकी बॉडी के अंदर, मेरा पॉइंट ढंग से सुनना, जिनकी बॉडी के अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखी जाती है, जहां पर उनकी बॉडी में डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए, वो सारे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ब्लड भी मेंटेन कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा। तो रेप्टाइल्स भी एक्सोथर्मिक होते हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। ज्यादातर के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, पर क्रोकोडाइल यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट है। बट याद रखना, फंक्शनल सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज तो 4 चैम्बर है, बट फंक्शनल सिर्फ 3 चैम्बर ही होते हैं। तो इसके केस के अंदर भी एक चैम्बर वहां पर काम नहीं करता। ये एग ले करते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनके एग के ऊपर यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर पाया जाता है प्रोटेक्शन के केस में। तो इनके ऊपर शेल के ऊपर शेल मिलता है, मतलब हार्ड कवरिंग मौजूद होती है। एग्जाम्पल हो गए स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल बिलोंग फ्रॉम द रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, यहाँ पर रेप्टिलिया की, अच्छा कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, लाइक एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, दे अंडरगो अ प्रोसेस विच इज नोन एज द हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है, पेन चेंज किया जाए, प्रोसेस अडेप्टेशन एक तरह के, हाइबरनेशन एंड एस्टाइवेशन। सो दो तरह के प्रोसेस देखने को मिलते हैं, हाइबरनेशन एंड एस्टाइवेशन। मतलब समर स्लीप, तो ये ठंड में गर्मी में जाकर भी स्लीप कर सकते हैं, एंड दिस इज द विंटर स्लीप। तो समर स्लीप एंड विंटर स्लीप मतलब जब इनके आसपास का एनवायरमेंट, इनके मतलब आपने देखा ना गर्मियों में छिपकलियां नजर आ जाती है ना, बट लिजार्ड नजर आ जाती है, बट सर्दियों के टाइम पर जाकर वो क्या कर जाती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती, जाके छुप जाती है दीवारों में, होल्स के अंदर, ताकि वहां गर्मी प्रोवाइड हो सके उनकी बॉडी को। बड़ा अच्छा है ये चीज ना, दे बरी दी होल्स, दे लिव इन दोज होल्स, वहां रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एप्स, यहां से शुरू होंगे हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या शुरू होंगे, यहां से शुरू होंगे हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्यों, क्योंकि यहां से शुरू हो गया है 4 चैम्बर हार्ट। इसका मतलब यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखी नहीं जाएगी, डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड अलग रहेगा। इनके पास भी लंग्स मौजूद होती है, मतलब दे रेस्पायर बाय द पल्मोनरी सिस्टम।
पर इनके पास एक बढ़िया बात, फोर लिम्ब मॉडिफाई होके क्या बना लेते हैं, फेदर्स, इनके पास फेदर्स मौजूद होते हैं। तो फोर लिम्स ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है टू फॉर्म दी विंग्स फॉर फ्लाइंग। तो ये फ्लाई कर सकती है, कुछ फ्लाइटलेस भी होती है, जैसे ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, विंग्स हैं पर फ्लाई नहीं कर पाती, आलसी है ये भी एग ले करते हैं, इनको ओवी पैरस कहा जाता है। तो दे आर ओवी पैरस इन नेचर। तो अभी तक हम ओवी पैरस पढ़ते हुए आ रहे हैं। एग्जाम्पल क्रो, स्पैरो, पिजन, डक, स्टॉक एंड ऑस्ट्रिच आर द एग्जाम्पल ऑफ द एव्स। बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं, तो ये नेचर में माइग्रेटरी होती हैं। तो क्यों साइबेरियन क्रेन्स क्यों माइग्रेट करती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन कर सकती है, पर फॉर द प्रोसेस लाइक रिप्रोडक्शन इन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो ये मूव कर जाएंगी। फूड के लिए मूव कर सकती है, अगर ज्यादा कहीं गर्मी पड़ गई तो फिर फूड खत्म हो जाएगा, वाटर की स्कैसिटी हो जाएगी, तो उनको ओवरकम करने के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर कर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, नेचर में माइग्रेटरी होती है। बर्ड्स नेचर में एंडोथर्मिक है, इसको आप होमोथर्म भी कह सकते हो, होमोथर्म्स विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ओवीपैरस होती है, दे ले दी एग एंड फोर लिम्ब यहाँ पे मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू दी विंग। अडेप्टेशन है इनके पास, सुनो इनके पास अडेप्टेशन है फ्लाइट, ये उड़ सकती है। इनके पास विंग्स मौजूद होती है जहां पर होलो बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है, तो इनके पास होलो बोन्स मौजूद है जिनमें एयर सैक मौजूद होते हैं जो इनको हल्का बनाती है ताकि ये मूव कर पाए। तो दे हैव अ बीक, देन दे हैव द विंग, तो दे हैव द होलो बोन जो नेचर में स्ट्रॉन्ग और लाइट दोनों होती है। एयर स्पेसेस, एयर सैक्स मौजूद होते हैं यहाँ पे ताकि ऑक्सीजन को क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा ट्रैप किया जा सके। तो जब ऊंचाई पर उड़ेंगी तो वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो। फेदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन तो ब्लड कर लेगा, पर हमारे पास जैसे हम ऊपर कुछ ठंड के टाइम पर कुछ कोट ले लेंगे, वुलन कुछ ओढ़ लेंगे, वैसे इनके पास फेदर मौजूद होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। अगले हैं हम, मतलब मैमल्स। मैमल्स नेचर में वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, इनके पास भी फोर चैम्बर हार्ट मौजूद होता है एंड दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड एंड प्रेजेंस ऑफ द हेयर ऑन द बॉडी इज द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स ओनली, सिर्फ मैमल्स में मिलता है। सो इनकी बॉडी पर मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। स्टिमुलेशन होता है हार्मोन्स की वजह से, हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज देयर, इनकी वजह से मेमोरी ग्लैंड स्टिमुलेट होके मिल्क इजेक्ट कर पाते हैं। यंग वंस को फीड करने के काम आते हैं, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। ये नेचर में कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस है, दैट इज प्लेटिपस एंड एकार्डेना। ये नेचर में कैसे होते हैं, प्लेटिपस एकार्डेना, ये एग ले करते हैं, मतलब नेचर में ओवी पैरस होते हैं। क्लियर, ओके। सो यहाँ पर स्किन पर, जैसे मैंने आपको बताया, स्किन पर हेयर और स्वेट ग्लैंड मौजूद है जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, टॉक्सिन्स को बॉडी से रिलीज करवाने का काम करते हैं एंड दे गिव बर्थ टू दी यंग वंस। कैट, डॉग, लॉयन, रैट, टाइगर, व्हेल, बैट एंड ह्यूमंस बिलोंग्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। ओके, चलिए, तो ये रहा वर्टिब्रेट्स का एक कंपैरिजन चार्ट। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने अभी वर्टिब्रेट्स के अंदर पढ़ाया आपको इस टेबल में सारा एक साथ मिल जाएगा। मैं पढ़ देती हूँ। फिशेस की बात करें तो पहला, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते तो कोल्ड ब्लडेड। एम्फीबियन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते तो कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते तो कोल्ड ब्लडेड। तो ये आगे के तीन नेचर में कैसे हो जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड हो जाएंगे, पोकिलोथर्म्स और एक्सोथर्म्स हो जाएंगे। बर्ड एंड मैमल अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, सो दे आर एंडोथर्म और होम्योथर्म, और इनका वार्म ब्लड होता है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिशेस के केस में 2 चैम्बर हार्ट इज देयर, एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट, रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट, बट एलिगेटर और कॉकरोच क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, आप इनकम्प्लीट 4 भी बोल सकते हो। बर्ड एंड मैमल में डेवलप 4 चैम्बर हार्ट इज देयर। तो इन तीनों के अंदर कोल्ड ब्लडेड होने के साथ साथ क्या देखी जाएगी, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखा जाएगा। तो इनके केस में देखा जाएगा मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे टू बी नोटेड। एम आई क्लियर? चलिए, फिशेस की बॉडी पे स्केल मिलेंगे, इनकी पर मॉइस्ट होगी, इनकी बॉडी पे मॉइस्ट स्किन होती है बट म्यूकस मौजूद होता है, यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन है, सेल्स मौजूद होंगे। इनकी स्किन ड्राई होती है और स्केल्स मौजूद होते हैं।
इनकी स्किन पर फेदर मौजूद होते हैं और इनके पास स्किन मौजूद होती है। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स मौजूद है, तो दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। इनके पास स्किन और लंग्स दोनों होती है, तो मैंने आपको बताया था क्यूटिनेशियस स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं, इवन यू कैन राइट गिल्स हियर, गिल्स भी होती है। लंग्स मतलब इनके पास जो स्ट्रक्चर है ना वो लंग्स और गिल्स दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, मॉडिफाइड है। रेप्टाइल्स के पास, बर्ड्स के पास, मैमल्स के पास क्या होती है, लंग्स मौजूद होती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एग को रिलीज कर देती है, अनफर्टिलाइज्ड एग को, जहां पर आकर स्पर्म उसके साथ फ्यूज करके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एम्फीबियंस में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या मेटामॉर्फोसिस मिलता है। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड एव्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, पर रेप्टाइल्स और बर्ड्स ओविपेरस होती हैं। ये वाटर में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पानी में होता है, सॉफ्ट एग का डेवलपमेंट यहाँ पर भी सेम ऐसा है। रेप्टाइल के केस के अंदर एक्सटर्नल फेदरी एग होते हैं जिनके ऊपर हार्ड कवर मौजूद है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन वहां पे प्रोवाइड करते हैं और वहां पे वो शेल के हैच होने की वजह से देयर विल बी दी ऑफस्प्रिंग डेवलप। यहाँ पर एक्सटर्नल ही है, हार्ड शेल होता है, कैल्सिफेरस सेल होता है जो कि हैच होता है। ओविपेरस है ये भी, यहाँ पे इंटरनल होता है, दैट मीन्स दे आर विविपेरस इन नेचर। यंग की केयर की बात की जाए, अपने बच्चों की केयर करने की बात की जाए, ये यूजुअली नहीं करती, नॉन यूजुअली नहीं करती है, ये भी नहीं करते, बस एग रिलीज हो गया इनका काम हो गया, आगे इनका कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं करते। बर्ड्स पेरेंटिंग करती हैं, अपने बच्चों को अपने साथ रखती हैं, एग को हैच होने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर भी प्रोवाइड करती हैं और अपने बच्चों के लिए खाना भी लेकर आती है, न्यूट्रिशन भी लेकर आती है, उनको फीड भी करती है। और ये रहा, पर यू कहते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बर्ड्स के केस में ये शॉर्ट टर्म देखा जाता है ना, जब तक वो छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो दे कैन गो बाय देयर ओन। मैमल्स के केस में पेरेंटिंग है और ये लंबे टाइम तक चलती है, तो ऐसा लॉन्ग टाइम पेरेंटिंग इन द केस ऑफ मैमल्स। इवन हम कंगारूज का एग्जांपल भी ले सकते हैं, क्यों हम सिर्फ ह्यूमंस के एग्जांपल लें। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज जो कि किस में एग्जिस्ट करती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये वर्टिब्रेट्स का एक क्या हो गया, यहाँ पर कंपैरिजन चार्ट हो गया, ये याद कर लोगे तो तुम्हारा बहुत सारा काम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू आप सब लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए। होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। मैंने आपको डाइवर्सिटी वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या पढ़ लिया, हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया पूरा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टडी कर लिए, देन हमने प्लांट किंगडम को डिटेल में स्टडी कर लिया है, एंड लास्ट जो टॉपिक मैंने आज आपको कंप्लीट करवाया है दैट इज द एनिमल किंगडम। तो हमने वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स को यहाँ पर क्या किया है, डिटेल में स्टडी किया है। सो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दी क्लास। और आपको चैनल का नाम याद रखना है, मैंने आपको कहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस लाती रहूं, ऐसे पढ़ाती रहूं आप लोगों को। अगर टीचर बहुत मेहनत करता है बच्चे, तो उसको रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है और उसको थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए होता है। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर दैट। थैंक यू, विल मीट सून, बाय बाय, टेक केयर।